देखिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पे बात कर रहे थे फॉर एनी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कोई भी बेटा रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो तो उसके लिए जो केसी का फार्मूला है एक्टिव मास ऑफ सी रेज़ टू पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ डी पावर वाई, एक्टिव मास ऑफ ए पावर एम, एक्टिव मास ऑफ बी पावर एन। तो ये बेटे केसी का एक जनरल फार्मूला है फॉर एनी रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के पर बात करेंगे, केसी के वेरियस प्रॉपर्टीज चेक करेंगे हम लोग, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी बात बिल्कुल नहीं, साइलेंट रहना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी, तो बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी में या फीचर्स ऑफ केसी में नंबर 1 काउंट करेंगे हम लोग ना, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी। तो बोले केसी के यूनिट के बारे में लिखिएगा, डिपेंड ऑन the nature of unit of Kc depend on the nature of reversible reaction। तो केसी की यूनिट कोई फिक्स नहीं होती बेटा, किस पे डिपेंड करती है? रिवर्सिबल रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो बेटा इसमें नंबर 1 ना, दोज रिएक्शन इन विच number of mole of reactant equal to the number of mole of product, equal to the number of mole of product for such reaction Kc is unitless, Kc is unitless या यूनिट ऑफ Kc ऑप्टेन 1, Kc की यूनिट 1 मिलेगी, इसी को यूनिटलेस बोला जाता है। यूनिट ऑफ Kc ऑप्टेन 1 या Kc इज यूनिटलेस लिखना, यूनिटलेस। Kc का यूनिट आपको 1 मिलेगा और 1 मिलना मीन्स यूनिटलेस। तो ध्यान दीजिए इधर बेटे, जैसे रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबली फॉर्म HI। तो बोले एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 इजिकल टू HI, ओके, इजिकल टू मीन्स रिवर्सिबल साइन, इजिकल टू का मतलब क्या है यहाँ, रिवर्सिबल साइन। अब बेटा इसके लिए आपको केसी का फार्मूला डिजाइन, भाई केसी का यूनिट काउंट करना है तो केसी का फार्मूला डिजाइन करना पड़ेगा आपको। तो देखिए बेटा, एक्टिव मास ऑफ HI प्रोडक्ट है ये का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 इनटू एक्टिव मास ऑफ I2। अब बेटा एक्टिव मास की यूनिट क्या है बेटा, मोल पर, अरे किसी भी सब्सटेंस के एक्टिव मास की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो बेटा मोल पर लीटर का होल स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर। तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो केसी का यूनिट कितना है बेटा, 1। तो किन रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट 1 होगा भाई, जिनके लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए बेटा इधर रिएक्टेंट के मोल कितने, ये क्या है इतना, यहाँ क्या है 1, यहाँ भी 1 इक्वल टू, और इधर भी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में?
तो जिन भी रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, उनके लिए केसी का यूनिट क्या होगा बेटा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? मीन्स केसी एक यूनिट लेस प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रहा है? काउंट कर ले, जल्दी फटाफट काउंट कर। काउंट हो गया? सेकेंड लिखना बेटा, ना दोज रिवर्सिबल रिएक्शन in which number of mole of reactant differ from the number of mole of product. Those reversible reaction in which number of mole of reactant differ from the number of mole of product. Number of mole of reactant is differ from number of mole of product. Number various type unit of Kc obtained. Various type of unit of Kc obtained. Various type of unit of Kc obtained. Kc की जो यूनिट मिलेगी वो वेरियस टाइप की मिल सकती है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, इधर चेक कर। जैसे बड़ा रिएक्शन है PCl5 कन्वर्ट रिवर्सिबली कन्वर्ट इनटू PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ PCl3 Cl2 क्या है बेटा? प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट तो फिर ये भी है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लेकिन आप लोग कई बार बता चुके हैं कि रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड ही काउंट करना है। ओके, तो बेटा इसके लिए आप Kc का क्या काउंट करेंगे आप? यूनिट। तो Cl2 एक्टिव मास इंटू PCl3 एक्टिव मास अपॉन PCl5 एक्टिव मास। ओके, तो Cl2 के एक्टिव मास का यूनिट क्या होगा बेटा? एक्टिव मास किसी का भी हो, यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर एक्टिव मास ऑफ PCl5। तो बेटा आपका फाइनल यूनिट क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। क्या आएगा बेटा? मोल लीटर या मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। जल्दी फटाफट काउंट कर। तो Kc का यूनिट में भी आप 10 आर नॉट। समझ में आ रहा है? मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा? नेचर ऑफ रिएक्शन पे, स्टाइक्योमेट्रिक ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मीन्स नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। काउंट द यूनिट ऑफ Kc, काउंट द यूनिट ऑफ Kc फॉर क्वेश्चन लिखिए। काउंट द यूनिट ऑफ Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, for the formation of ammonia, for the formation of ammonia by the combination of N2 and H2, by the combination of N2 and H2 तो बेटा ये इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो पहले आपको रिएक्शन करेक्ट बैलेंस रिएक्शन आपको बनाते आना चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया
बाय द कॉम्बिनेशन आप, तो बड़े N2 और H2 के कॉम्बिनेशन से आपको अमोनिया बनाने वाली रिएक्शन पहले लिखते आना चाहिए। तो बड़ा रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो रिएक्शन अभी इम्बैलेंस है कि बैलेंस है? इम्बैलेंस है बेटा। देखिए N2 1N 2N H2 3, तो यहाँ थ्राइस H2 कर दीजिए, ये ट्वाइस NH3, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप चलिए अब आप क्या काउंट करेंगे? यूनिट ऑफ Kc। तो पहले फार्मूला अप्लाई कीजिए, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 का होल क्यूब। तो बेटा ये मोल पर लीटर का होल स्क्वायर अपॉन मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर का होल क्यूब। तो बेटा Kc का यूनिट आ गया मोल -2 लीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्या आ गया? मोल -2 लीटर स्क्वायर। अरे ऊपर 2 है, नीचे टोटल पावर 4 हो गई ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा, अगला नंबर सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर सेकंड। तो कैसी है? क्या यूनिट क्लियर हो गया आपको? किसी भी रिएक्शन के लिए आप काउंट कर लेंगे? मैं क्या पूछ रहा हूँ पीछे, किसी भी रिएक्शन के लिए काउंट कर लेंगे आप? चलो ठीक है ना। देखिए बेटा, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है या बैकवर्ड चल रही है, किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, Kc का जो वैल्यू है बेटा, किसका वैल्यू? रिएक्शन का प्रेडिक्शन भी करता है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा प्रोसीड हो रही है या बैकवर्ड, प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है या रिएक्टेंट। तो ना स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, नंबर सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। दोज रिएक्शन, नंबर 1, केस नंबर 1 लिखो इसमें, दोज रिवर्सिबल रिएक्शन या दोज इक्विलिब्रियम रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ Kc obtain ये लिखना बेटा, वैल्यू ऑफ Kc obtain मोर देन वन, वैल्यू ऑफ Kc obtain मोर देन वन। बेटा सच रिएक्शन देखिए बेटा, इधर ध्यान दो, सच रिएक्शन के बाद अभी कुछ चलो पर लिख लो, उसको भी समझा दे रहा हूं। सच रिएक्शन मोर प्रोसीड फॉरवर्ड कंपेयर देन बैकवर्ड। मोर प्रोसीड फॉरवर्ड कंपेयर देन बैकवर्ड। देखिए बेटे ध्यान दीजिए बेटे, सपोज A कन्वर्ट इंटू B इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान दे इधर, केवल लिखने से कोई मतलब नहीं है, नोट्स बनाने से। इस रिएक्शन में बेटा
ये रिवर्सिबल फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, बी में, और ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन। अब केसी का फार्मूला अगर इस रिएक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए। अगर बेटा ये न्यूमरेटर वैल्यू और ये क्या बेटा डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर देन, और न्यूमरेटर में कौन है बेटा प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में कौन है प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में कौन है रिएक्टेंट। तो सीधा सीधा मतलब अगर केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है मीन्स प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट मीन्स रिएक्शन ज़्यादा किधर चल रही है, टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है मीन्स प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। नहीं आया समझ में, ए छोटे इधर ध्यान दे भाई। अगर आप तो केसी बेटा आपको मैथमेटिकली बताइए, पीछे बॉयज़ बहुत बात करते हैं, या तो साइलेंट रहो या अपने अपने घर जाओ, नहीं तो मैं आके लंबी अस्तेसी करूँगा अभी तुरंत। समझ में आ रहा है, साइलेंट रहिए और नहीं तो घर में आयो मत, इधर घर में वीडियो देख लेना आप। मैं बार बार वीडियो बंद कर तुमको ठोकने नहीं आऊँगा उधर। तो अगर केसी का वैल्यू मोर देन 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि सीधा मतलब है कि यार प्रोडक्ट मीन्स न्यूमरेटर वैल्यू ग्रेटर देन, नहीं आया समझ में, लेस देन 1 आ रहा है। तो कब आएगा लेस देन 1, जब डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा होगी किससे, तो बेटा लेस देन 1 के लिए आप रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए, रिएक्शन ज्यादा किधर प्रोसीड हो रही है बैकवर्ड, ज्यादा बैकवर्ड प्रोसीड होगी तब ए ज्यादा बनेगा किससे बेटा बी से। तो फार्मूले से केसी की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी ना, क्लियर है। तो बेटा केसी की वैल्यू से आप बता सकते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा चल रही है या बैकवर्ड ज्यादा चल रही है। अगर केसी का वैल्यू मोर देन 1 आ रहा है, मोर देन 1 में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 10⁻² हो सकती है, 10⁻³ हो सकती है, 10⁻4 हो सकती है, XYZ कोई भी आ रहा है समझ में। तो केसी का वैल्यू अगर मोर देन 1 आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा किधर चल रही है फॉरवर्ड। मोर देन 1 आने का मतलब बी ज्यादा है किससे बेटा, इन रिएक्शन मिक्सचर, आ रहा है समझ में। तो लिखिए ऑब्टेन केसी ग्रेटर देन 1, तो रिएक्शन मोर प्रोसीड फॉरवर्ड कंपेयर देन बैकवर्ड। सेकेंड पॉइंट लिख लिए केस नंबर सेकेंड, इफ इसी में इसी हेडिंग में इफ वैल्यू ऑफ केसी आफ्टर लेस देन 1, वैल्यू ऑफ केसी आफ्टर लेस देन 1 ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे ऐसे देखिए ये लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब है बेटा अब डिनोमिनेटर वैल्यू ज्यादा हो रही है किससे, डिनोमिनेटर में कौन है बेटा रिएक्टेंट। अब ज्यादा हो रही है मीन्स रिएक्शन ज्यादा किधर चल रही है बैकवर्ड कंपेयर देन फॉरवर्ड। अच्छा ज्यादा बैकवर्ड चलने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रिएक्टेंट बनना चाह रहे हैं ना भाई। ज्यादा फॉरवर्ड चलने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। फॉरवर्ड ज्यादा चलना मीन्स ये ज्यादा स्टेबल है तब तो उसको बनाने की ओर चल रही है वो। नहीं आया समझ में, तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ। तो लिखना बेटा लेस देन 1 मीन्स दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन मोर प्रोसीड कंपेयर देन फॉरवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन मोर प्रोसीड ज्यादा ड्राई हो रही है किससे बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन से। बड़े रीजनिंग टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, लॉजिक क्वेश्चन है। बैकवर्ड रिएक्शन मोर प्रोसीड देन फॉरवर्ड रिएक्शन, आ रहा है समझ में, ओके। अब देखिए अगर फॉरवर्ड ज्यादा चल रही कोई रिएक्शन तो केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी, और फॉरवर्ड ज्यादा चलना मीन्स फॉरवर्ड कौन बन रहा है, प्रोडक्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन रिएक्टेंट। बैकवर्ड ज्यादा चल रही मीन्स रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, मतलब पूरा सिस्टम रिएक्टेंट बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है कि वो शायद ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन प्रोडक्ट। चलो कुछ MCQ लिखो यहाँ, यही MCQ लिख। For the which value of Kc, Kc means equilibrium constant,
for the which value of Kc for the which value of Kc reactant is more stable, for the which value of Kc reactant is more stable. ध्यान दे अच्छे से, फॉर द विच वैल्यू ऑफ Kc रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल. तो पहला ऑप्शन है बेटा 10⁻³ सेकेंड ऑप्शन है 10⁻⁵, थर्ड ऑप्शन है 10⁻², फोर्थ ऑप्शन है 10⁻⁴. जस्ट गिव मी आंसर. चले भाई पीछे बहुत बात कर दो, आंसर दे रहे. बोलो ना तुम्हारी अच्छे से, यहां बताओ ना स्मार्टनेस या कॉन्फिडेंस से आंसर दो ना. अभी समझाना थ्योरी मैंने, क्योंकि मैं जब समझाता हूं तुम्हारा ध्यान इधर रहता नहीं साले. अरे बोलिए 10⁻⁵. मिनिमम वैल्यू है Kc की, मीन्स रिएक्शन ज्यादा किधर चल रही है, बैकवर्ड चल रही है. क्योंकि Kc के फार्मूले में जो बैकवर्ड कौन है, रिएक्टेंट, वो डिनोमिनेटर में है, वो मैक्सिमम होगा तो Kc की वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम. तो Kc की वैल्यू मिनिमम कहाँ है, 10⁻⁵ है. ओके, मिनिमम Kc की वैल्यू मीन्स ज्यादा स्टेबल कौन है, रिएक्टेंट. ये सब क्वेश्चन आए हुए कॉम्पिटिशन एग्जाम में, याद रखिए. आ रहा है समझ में. चलो अगला क्वेश्चन, फॉर द विच वैल्यू ऑफ Kc, फॉर द विच वैल्यू ऑफ Kc product is highly stable. -2 मैक्सिमम वैल्यू है. लेकिन बेटा ये सभी वैल्यूज ये बता रही कि रिएक्शन ज्यादा किधर चल रही है, बैकवर्ड. ज्यादा बैकवर्ड ही चल रही है. लेकिन कंपेयर करूं तो ये ज्यादा हाई वैल्यू है, जो किसे शो कर रही है बेटा कि प्रोडक्ट यहां ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन अदर वैल्यूज. समझ में आ रहा है, ठीक है. और ऊपर के ऑप्शन में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किस वैल्यू में है, 10⁻⁴. मैक्सिमम वैल्यू है ना भाई. चलिए ठीक है, आ रहा है समझ में. अब एक मिनट, क्या आपको अभी तक के लिए हम Kc से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट देखें, Kc का वैल्यू क्या इंडिकेट करता है इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात चेक की हम लोगों ने. तो Kc ये तक बता देता है कि जो रिएक्शन है रिवर्सिबल वो फॉरवर्ड ज़्यादा चल रही कि बैकवर्ड. फिर Kc की वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा. अब बेटा नेक्स्ट Kc पर बात करेंगे. टेम्परेचर और Kc का रोल किसका बेटा, आपको मालूम है कि मैंने आपको लिखाया हो बेटा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको चेंज केवल एक ही फैक्टर कर सकता है, वो कौन है, टेम्परेचर. तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है. तो टेम्परेचर, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kc. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kc. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kc. देखिए बेटा इसके लिए एक वन टॉप इक्वेशन है Kc और टेम्परेचर में रिलेशन के लिए, लेकिन मैं आपको पूरी थ्योरी से अभी समझाऊंगा. उसके बाद मैं आपको वन टॉप इक्वेशन दूंगा अगले कुछ पीरियड्स में. समझ में आ रहा है, अच्छे समझना. यहां अगर बिल्कुल अलर्ट नहीं रहोगे तो थ्योरी चुक जाएगी. चलिए बेटा एक रिएक्शन है, पहले आप एक लाइन लिख लीजिए सब लोग ना बेटा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kc, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन द वैल्यू ऑफ Kc, effect of temperature on the value of Kc depend on thermodynamic nature of the reaction. समझना, ये अलर्ट रहना बिल्कुल. डिपेंड ऑन द थर्मोडायनामिक नेचर ऑफ द रिएक्शन. अब देखिए बेटा, थर्मोडायनामिकली जो रिएक्शन होती है, हेलो, थर्मोडायनामिकली जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है. मुंह में पेन मत डाल बेटी. थर्मोडायनामिकली रिएक्शन, बोलना बोलना, दो टाइप का होता है. एक होता है बेटा एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक्सोथर्मिक. तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है थोड़ा पहले देख लो. पहले एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, वो पहले सीख लो. उसके बाद बेटा टेम्परेचर कैसे Kc की वैल्यू पर इफेक्ट डालेगा. तो टेम्परेचर Kc की वैल्यू को बढ़ाएगा या कम करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, द थर्मोडायनामिक नेचर ऑफ रिएक्शन. तो ध्यान देना, ये थर्मोडायनामिक नेचर क्या है रिएक्शन का. देखिए बेटा, जब आप कोई रिएक्शन आपकी टेक्स्ट बुक में देखते हैं या क्वेश्चन में देखते हैं तो यहां दे देगा बेटा डेल एच की वैल्यू. डेल एच है बेटा एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन. डेल एच यहां दे दिया बेटा नेगेटिव. ऐसे डेल एच का वैल्यू क्या दिया है बेटा, नेगेटिव. तो समझ जाना रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. जब आगे पता ना हो तो नहीं बोलना, जो बात बता हो जाती है उसको बोलना. अगर किसी रिएक्शन के एंड में डेल एच का वैल्यू क्या लिखा है बेटा, नेगेटिव लिखा है, तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजेगी भाई कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है. अच्छे समझ लो, इसका एक थर्मोडायनामिक नेचर है एक्सोथर्मिक. व्हाट यू मीन बाय एक्सोथर्मिक, इसका मतलब जब H2I2 क्या बना रहे बेटा, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, HI का, तो हीट या एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है. आ रहा है समझ में. और जितनी भी बेटा एसोसिएशन रिएक्शंस होती है जिसमें 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल मिलकर कोई सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये रिएक्शन आंख मूंद के एक्सोथर्मिक होती है. H2I2 मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, HI. 2 और मोर देन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलकर अगर कोई सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये रिएक्शन हमेशा ही क्या देखने मिलेगी आपको, एक्सोथर्मिक. इसकी पहचान भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. ये बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एसोसिएशन रिएक्शन है. H2 एंड I2 एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, HI. तो ये कॉम्बिनेशन हुआ ना, योग हुआ ना, संयोग हुआ ना. तो जितनी भी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है वो जनरली क्या होती है, एक्सोथर्मिक. और आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है. अगर किसी रिएक्शन का एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर आपको पता नहीं है तो आपको क्या दे देगा बेटा, डेल एच एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज का साइन दे देगा. और वो साइन कैसा है बेटा, अगर नेगेटिव है, कैसा है, तो समझ जाना कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक. आ रहा है समझ में. तो बेटा रिएक्शन दो टाइप की होती है बेटा थर्मोडायनामिकली. ओके, अब एक रिएक्शन है बेटा PCl5 कन्वर्ट इनटू रिवर्सिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, PCl3 प्लस Cl2. ये कैसी रिएक्शन है बेटा, डिसोसिएशन. वन मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 1 से यहाँ 2 से, तो रिएक्शन क्या, यहाँ 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन क्या बेटा, एंडोथर्मिक. इनके लिए डेल एच क्या देगा बेटा, पॉजिटिव. अगर किसी रिएक्शन की डेल एच वैल्यू पॉजिटिव दिया, समझ जाना दिमाग में घंटी बजना चाहिए भाई, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है. समझ में आ रहा है आपको, ठीक है. बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो, तो एक बार चुके दोबारा पढ़ाएंगे नहीं इनको. और ये नहीं पढ़ेगा तो 12th में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है. मैंने 50 बार बोला हूँ कि 11th केमिस्ट्री से ही 12th केमिस्ट्री बनती है. तो बेटा अगर आपको याद रखना है कि यार कोई अननोन रिएक्शन है कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, अगर वो एसोसिएशन रिएक्शन है तो ऑलवेज क्या होगी बेटा, अगर वो डिसोसिएशन रिएक्शन है तो ऑलवेज क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक के डेल एच का साइन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक के डेल एच का साइन क्या होगा, नेगेटिव. इस बात को याद रखना. समझ में आ रहा है. खैर ये टॉपिक यहाँ नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले किसी भी रिएक्शन का थर्मोडायनामिक नेचर पता होना कि ड्यूरिंग रिएक्शन हीट इवॉल्व हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. हीट इवॉल्व हो रही तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब हो रही तो, यहाँ इसका मतलब ये है बेटा कि जब PCl5 किस में डिसोसिएट हो रहा है,
तो हीट क्या कर रहा है बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सराउंडिंग। कहाँ से सराउंडिंग, जो आसपास का एरिया है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सराउंडिंग। वहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जाके PCl5 PCl3 और Cl2 में क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएट हो रहा है। आ गया समझ में। तो आप सब लोग आज की डेट से याद रखेंगे, बहुत सारी फर्जी चीज़ें आपको याद है, कुछ को पिक्चर के गाने याद है, कुछ को पिक्चर की शूटिंग से याद है, कुछ को पिक्चर के डायलॉग याद है। ये याद रखो ना भाई, हमको वही याद नहीं है जो हमको हमारी लाइफ बनाता है। फर्जी मेमोरी आपकी लाइफ में बहुत है, और जिस चीज़ को हमको याद रखना चाहिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों को। यहाँ से निकलो क्लास के बाहर और भूल जाओगे इन सब चीज़ों को, जबकि उसको रिवाइज करना, चिंतन करना है उसका। आपको इतनी बेकार चीज़ें याद है जिनका लाइफ में अगर याद भी ना भी रहे तो कोई रोल नहीं है, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो ये हमारी बदनसीबी कि हमको डायरेक्शनल वे में कुछ याद नहीं है। बहुत सारी चीज़ याद है आपको। कई तो ऐसे भी बैठे हुए यार जिनको IPL में किसने ज़्यादा रन बनाया, किसने ज़्यादा रन ठोका, किसने ज़्यादा कैच लपका, सब याद है ना। ऐसा होता है आपके साथ, ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन क्या वो आपके लाइफ के कोई काम का है? माल उसने छापा, नाम उसको मिला, तुम याद रख रहे हो अब इसने इतने रन बनाए भाई कोहली ने, अब लंबा माल ले रहा है वो है, और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है और तुम उसको याद रख रहे हो। देखो बेवकूफ़, देखो हमारी बेवकूफ़ी, हम उसको याद कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? तो बेटा वो चीज़ याद रखो जिससे आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, जो आपको लाइफ में नई पहचान, नया नाम देगा। तो हमने बहुत सारी ऐसी फालतू मेमोरी अपने पास रखे हैं। अगर उतना ही हम लोग सब्जेक्टिव मेमोरी रखते तो हीरो बन जाते अपने लाइफ के। आ रहा है समझ में? तो ये फर्जी बायोडाटा इकट्ठा करना बंद करो कि किसने कितने रन बनाया, किसने कितनी सेंचुरी मारा, किसने कितने कैच पकड़ा, इसमें बड़ा इंटरेस्ट है आपको, जबकि उसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो साइंस फील्ड में याद रखो ना। क्या आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता? अरे नेचुरली होता है ना, लेकिन आपकी मेमोरी का लॉस तो हो रहा है, आपकी एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। उतना इंटरेस्ट यहाँ रख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। बोलने जाओ तो बोलता है, बोलते हैं, ध्यान दे इधर। आ गया समझ में, आया क्या? तो आप किसी भी रिएक्शन के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नेचर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, या तो साइन से कर लें, और साइन नहीं भी दिया है तो वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस देख लेना वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिसोसिएशन रिएक्शन। आ रहा है बेटा समझ में? अब देखिए, देखो यार समझना बहुत है, आज का पीरियड शायद चूक भी मत जाए। देखो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन देखिए बेटा, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले किस रिएक्शन में बात करूंगा मैं, एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या है बेटा? तो नंबर 1 हेडिंग डालना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या नंबर 1 हेडिंग डाल पहले, किसकी वैल्यू पे इफेक्ट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर तुम्हें रीजनिंग माइंड है, थोड़ा इधर ही ध्यान देना, कुछ बताना चाह रहा हूं तब समझ में आएगा। देखिए बेटा, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, ध्यान दे दो पहले, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। और याद रखना, ये जो पढ़ेंगे इसका इंडस्ट्रियल बहुत यूज होता है। किस फील्ड में बेटा? इंडस्ट्रियल फील्ड में जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस हो रहे हैं, यूरिया प्रोडक्शन हो रहा है, शुगर प्रोडक्शन हो रहा है, वाइन प्रोडक्शन हो रहा है, वहां ये सभी थ्योरी अप्लाई होती। ध्यान दो इधर। अगर कोई रिएक्शन क्या है बेटा? कौन सी रिएक्शन? रिवर्सिबल, जो किस फॉर्म में आ चुकी है? इक्विलिब्रियम फॉर्म में। किस? और हर रिवर्सिबल कभी ना कभी इक्विलिब्रियम फॉर्म में, हर रिवर्सिबल रिएक्शन की मंजिल है इक्विलिब्रियम फेज। इज दैट क्लियर? ध्यान दे। देखिए बेटा, जो रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो हर चेंज का अपोज करती है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं। जितनी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम्स होते हैं
जितने भी इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है वो हर चेंज का अपोज करती है, हर छेड़े का विरोध करती है। तुमने उसको छेड़े और उसने अपोज करी, अगर वो किस फॉर्म में आ चुकी है, इक्विलिब्रियम फॉर्म में। तो थोड़ी लठ लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, गांव की भाषा में। नहीं आया समझ में? इच इक्विलिब्रियम फेज अपोज द डिस्टर्बेंस। आप उसको डिस्टर्ब करें तो उसका क्या करेगी, अपोज करेगी, और वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिसमें जो डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है वो डिसअपीयर हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने उसको बेटा छेड़े तो वो छेड़े का अपोज करती है, अगर वो किस फॉर्म में आ चुकी है, इक्विलिब्रियम। तो सपोज मान लो ये रिएक्शन, अच्छे समझना बेटा, इस रिएक्शन के पहले किसका फार्मूला बना दूं मैं, केसी का। बोलो, एक्टिव मास ऑफ HI का होल स्क्वायर अपान एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I। तो बेटा केसी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू चेंज, और यदि किसी माइकेलाल फैक्टर ने, माइकेलाल फैक्टर कौन से होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, अगर इसके वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि केसी का नाम ही क्या है, कांस्टेंट। ओके, समझना कौन सी रिएक्शन में बात कर रहा हूं मैं। सपोज बेटा ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, यार समझोगे तो मजा आएगा। सपोज ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विलिब्रियम फेज में आ चुकी है। ओके, और आपको पता होना कि अगर आप प्रेशर से किसी रिएक्शन को आप किससे छेड़ सकते हो, प्रेशर से, वॉल्यूम से, कॉन्सेंट्रेशन से और टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर्स है बेटा। इनसे छेड़, इनको कम करके या ज़्यादा करके, वॉल्यूम को कम करके या ज़्यादा करके, कॉन्सेंट्रेशन को कम करके या ज़्यादा करके, और टेम्परेचर को कम करके या, तो बेटा अगर प्रेशर, वॉल्यूम या कॉन्सेंट्रेशन से छेड़ोगे तो केसी के वैल्यू में जनरली कोई चेंजेस आते ही नहीं, लेकिन टेम्परेचर केसी की वैल्यू को परमानेंटली चेंज कैसे करेगा, ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होती है वो हर चेंज का क्या करती है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिए मान लो, तो वो कम करने के साइड शिफ्ट होगी, आपने कम कर दिया तो फिर से बढ़ाने के साइड शिफ्ट होगी। ये किसका नेचर है बेटा, इक्विलिब्रियम फेज का, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, उससे मतलब नहीं है, उस नेचर अभी दिमाग में रखो। तो बेटा सपोज ये जो रिएक्शन है कितने पर इसका इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज हुआ है, 25 पे। अगर आपने टेम्परेचर यहां एक्स्ट्रा 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर यहां बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन वो फिर से क्या करना चाहेगा, देखो समझो ये किसका नेचर है, क्योंकि वो हर चेंज का क्या करती है, अपोज। जिस फेज में वो स्टेबलाइज हुए उसी फेज में रहना चाहती है। आपने टेम्परेचर इसका 25 पे इक्विलिब्रियम, 25 पे इक्विलिब्रियम आया है, और आपने टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिए, 30, तो ये फिर से क्या करना चाहेगी, 25। तो ये उस डायरेक्शन में चलेगी जिधर रिएक्शन में टेम्परेचर क्या हो, एब्जॉर्ब। अरे इनिशियल जिस पर ये इक्विलिब्रियम फेज आई थी वो टेम्परेचर कौन सा था, बोलो बोलो कौन सा था। आपने इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा के इसको छेड़ने की कोशिश किया और टेम्परेचर कितना कर दिया, 30। तो ये फिर से क्या करना चाहेगी, फिर से अपने ओरिजिनल फेज में आना चाहेगी। ओके, तो उसके लिए दिमाग लगाएगी। तो देखो ये कैसे दिमाग लगाएगी, और वहीं से आपको केसी के वैल्यू के बारे में पता चलेगा। तो बोले देखो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलने पर कैसी है, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड चलने पर क्या है, मीन्स एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो रही है, रिलीज। तो अपने आप दिमाग लगा लेना, बैकवर्ड चलने पर क्या होगी, बोलो। किसी रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ΔH नेगेटिव लिखा है तो खुद ब खुद समझ जाना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन के लिए ΔH क्या है, पॉजिटिव। अगर वो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि बैकवर्ड एक कौन सी रिएक्शन है, डिसोसिएशन है ना। नहीं आया समझ में, फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक, तो फिर डिसोसिएशन के लिए एंडोथर्मिक। नहीं आया समझ में, तो फिर से आ जाओ, आपको बोर करूंगा आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए।
तो बेटा रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किस फेज पर, किस टेम्परेचर पे स्टेबलाइज हुआ, और आपने टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिए, 5 डिग्री एक्सेस टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टोटल अब रिएक्शन का टेम्परेचर क्या हो गया। लेकिन इन रिएक्शन का नेचर क्या होता है, ये अपने इक्विलिब्रियम फेज वाले टेम्परेचर में ही रहना पसंद करेगी, तो फिर से क्या करना चाहेगी, 25। तो उसके लिए दिमाग लगाएगी कि यार मेरे को फिर से एक्सेस जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया उसको फिर से कम करना है। तो इधर चलने पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीज हो रही है। बोले यार मैं अगर आगे चलती हूं ज्यादा तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं आया समझ में। और अगर पीछे चलती हूं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब तब तो एंडोथर्मिक है। तो एक्सेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए किधर चलेगी, क्योंकि फॉरवर्ड चलेगी तो टेम्परेचर तो और बढ़ेगा। देखो थ्योरी क्या है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था 25, आपने एक्स्ट्रा 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, कितना हो गया 30। अब इसका टारगेट क्या है फिर से 25। तो फिर दिमाग लगाया कि फॉरवर्ड चलूगी बैकवर्ड, बोले फॉरवर्ड चलती तो फॉरवर्ड चलने पर मैं कैसी हूँ, एक्सोथर्मिक, तो बोले टेम्परेचर तो और बढ़ जाएगा क्योंकि हीट रिलीज होगी ना बेटा। तो इधर किधर चलेगा बेटा, ये बैकवर्ड चलेगा, नहीं आया समझ में। किसका नेचर है ये, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे ये किधर चलेगी, बैकवर्ड, जिधर एक्सेस टेम्परेचर क्या हो, एब्जॉर्ब। लेकिन बेटा अगर मान लो फिर से दूसरी थ्योरी, यही दूसरी थ्योरी, 25 पे इक्विलिब्रियम फेज स्टेबलाइज हुआ और आपने टेम्परेचर कम करके कितना कर दिए, तो फिर से क्या करना चाहेगी 25, क्योंकि हर चेंज का क्या करती है, अपोज। अगर वो 25 पे स्टेबलाइज हुआ है तो वो 30 होगा तो भी क्या करना चाहेगी 25। आपने 20 कर दियो तो भी क्या करना चाहेगी 25। तो अगर आपने 20 कर दियो बेटा इसका टेम्परेचर, तो फिर दिमाग लगाएगी यार 20 कर दिए, मुझे क्या करना है 25। तो फिर सोचो कि फॉरवर्ड चलूगी बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्यों चलना चाहेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो एक से टेम्परेचर क्या होगा, रिलीज, तो रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो याद रखना बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सेस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए किधर चलेगी, बैकवर्ड, और टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सेस टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए किधर चलेगी, फॉरवर्ड। अब देखो अगर बैकवर्ड चलेगी, कब चलेगी, जब टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे, तो एक्सेस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए किधर चलेगा, बैकवर्ड चलेगा। तो कौन ज्यादा बनेगा, H2I2, H2I2 ज्यादा बनेगा तो Kc का वैल्यू कम होगा। अब मैथमेटिक्स में आ जाओ, मैथ्स के फार्मूले में आ जाओ, अरे डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ जाएगी ना, नहीं आया समझ में। अब टेम्परेचर आपने 25 था और क्या कर दिया बेटा 20, तो फिर से 25 करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिससे टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिलीज। तो टेम्परेचर सिस्टम को बढ़ाना है ना आपको, रिलीज होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शन सिस्टम का। तो फॉरवर्ड चलेगी तब कौन ज्यादा बढ़ेगा, HI, फॉरवर्ड चला में HI का ज्यादा प्रोडक्शन होना, तो Kc की वैल्यू बढ़ेगी। तो नंबर 1 आ गया समझ में। अब एक बार और लिखो, इसके बाद एक एंडोथर्मिक के लिए करेंगे तो क्लियर ही हो जाएगा ना बेटा। क्या डाले थे हेडिंग, बेटा इफ ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, if on the exothermic reaction, if on exothermic reaction, क्या थ्योरी क्लियर हुई आपको, बहुत सिंपल है। बस याद रखना कि वो हर चेंज का क्या करती है बेटा, अपोज। आपने कोई फैक्टर कम किया तो उसको ज्यादा करने की ओर चलेगी, ज्यादा किया तो उसको जिस फेज में, जिस कंडीशन में उसका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है उसी फॉर्म में रहना चाहती। आ रहा है समझ में। If on exothermic reaction, now the temperature increases, if on exothermic reaction temperature increases, इंक्रीज करोगे तो किस डायरेक्शन में चलेगी, डिक्रीज। फॉरवर्ड चलने पर इसका कौन सा नेचर है, हीट को रिलीज करना, तो किधर चलने लगेगी, बैकवर्ड। किधर चलेगी, ताकि एक्सेस बढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या हो सके, एब्जॉर्ब। तो ना रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, अच्छे से पूरी थ्योरी लिख, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड चलेगी तो कौन ज्यादा बनेगा बोलो,
अरे H2 एंड I2 मीन्स रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। अब फार्मूले में आ जाओ, H2I2 ज्यादा बनेगा तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। देन वैल्यू ऑफ Kc इज डिक्रीजेस, देन वैल्यू ऑफ Kc इज डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? पक्का? झेल तो नहीं रहे हो? सिंपल है। वैल्यू ऑफ Kc इज डिक्रीजेस। पैराग्राफ चेंज। ना बेटा, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज ऑन दिस रिएक्शन, यदि इस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या करो बेटा? बोलो बोलो, डिक्रीज करो। तो अब ये क्या दिमाग लगाएगी कि टेम्परेचर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिससे टेम्परेचर फिर से रिलीज हो, ताकि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाए। जो आपने 25 से 20 की वो फिर से क्या हो जाए? 25। तो बोले अब मुझे बैकवर्ड नहीं चलना है, अब किधर चलना है? क्योंकि फॉरवर्ड हीट क्या हो रही है? रिलीज। नहीं आया समझ में? ओके, तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड चलेगी तो कौन ज्यादा बनेगा बेटा? बोलिए, ऊपर मुंडी कीजिए। HI बनेगा, और HI कहां रखा हुआ है? न्यूमरेटर में। तो Kc की वैल्यू बढ़ जाए। तो बेटा देन वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेस, देन वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेस। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है। आ रहा है समझ में? अगर इक्विलिब्रियम फेज 25 पे हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो वो अगर आप 30 करोगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा? 25 उसको। अगर आप 20 कर रहे हो तो भी क्या करना पड़ेगा? 25। वो अपनी ओरिजिनल फेज में आना चाहती है, जिस पर इक्विलिब्रियम क्या हुआ है बेटा? स्टेबलाइज हुआ है, स्थापित हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के जो समरी आया बेटा, कंक्लूजन आया, वो क्या आया? फॉर एक्सो, अब ये बात याद रखना, आपने थ्योरी में लिखी है अभी, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बेटा? व्हेन टेम्परेचर क्या? इंक्रीज, वैल्यू ऑफ Kc, यही क्लियर हुआ अभी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, वैल्यू ऑफ Kc डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीज, मीन्स फॉर एक्सो, दैट मीन्स देयरफॉर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो क्या आया? रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kc इनवर्स टू, अरे आ गया ना भाई? ये लिख डालो बेटा पूरा, ये शॉर्टकट समरी आ गई इसकी। आ रहा है समझ में? कंक्लूजन यही निकला ना भाई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ Kc इनवर्स टू टेम्परेचर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ध्यान दो बेटा, बस 2 मिनट में आप पूरा हो जाएगा ना। नंबर सेकेंड, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन या इफेक्ट ऑन एंडोथर्मिक, जैसा भी लिखना है, समझ में आ रहा बेटा? चलिए रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार पूरी एनर्जी लगा दीजिए। जो बेटा आपके सामने चल रहा है उस पर पूरा झोंक लो। आप यहां बॉडी लेके मत बैठो, पूरा माइंड लेके बैठो, पूरा घुस जाओ आपके सामने जो चल रही है। समझ में आ रहा है? आपको कहीं ट्यूशन व्यूशन कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप यहां अगर आधे अधूरे माइंड से बैठोगे तो फिर आपको ट्यूशन जाना ही पड़ेगा। अब ट्यूशन में भी आधे अधूरे माइंड से बैठोगे तो ऊपर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दो इधर। अब बेटा रिएक्शन कैसी है? डिसोसिएशन। फॉरवर्ड चलने पे क्या है? डिसोसिएशन। मींस फॉरवर्ड चलने पे रिएक्शन कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक है भाई। डेल एच की वैल्यू क्या आएगी? तो बैकवर्ड चलने पर अपने आप क्या मानोगे? एक्सोथर्मिक मानोगे। समझ में आ रहा है? मान लो बेटा ये रिएक्शन, फिर से थ्योरी दे रहा हूं कि मान लो ये इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम फेज आया है वो कितने पे आया बेटा? और आपने एक्स्ट्रा 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ा दिए तो कितना कर दिए?
30 कर दिए, तो फिर से क्या करना चाहेगी 25। इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे स्टेबलाइज हुआ 25। अब एक्सेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने जबरदस्ती, यहां आ रहा है समझ में। तो ये फिर से क्या करना चाहेगी 25। तो दिमाग लगाएगी यार एक्स्ट्रा 5 को बढ़ाने कम करने के लिए वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिससे टेम्परेचर क्या होता है एब्जॉर्ब। तो फॉरवर्ड चलने पे एब्जॉर्ब हो रहा है ना, एंडोथर्मिक है ना। तो फॉरवर्ड चलेगी तो कौन ज्यादा बनेगा, केसी का फार्मूला देखो, VCl3 एक्टिव मास अप इंटू Cl2 एक्टिव मास अपॉन PCl5 एक्टिव मास। तो बेटा इस रिएक्शन में ये कौन सी नेचर कैसा है इसका, एंडोथर्मिक। क्या बढ़ाएंगे आप टेम्परेचर, तो एक्सेस टेम्परेचर को कम करने के लिए किस डायरेक्शन में चलेगी फॉरवर्ड, क्योंकि उसे पता है कि फॉरवर्ड चलने पर हीट क्या हो रही है एब्जॉर्ब। तो फॉरवर्ड चलेगी तो कौन ज्यादा बनेगा PCl3Cl2। PCl3Cl2 ज्यादा बनेगा तो केसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर 25 से क्या कर दिया बेटा 20, तो फिर से क्या करना चाहेगी 25, क्योंकि इक्विलिब्रियम किस पर स्टेबलाइज हुआ है 25। तो फिर से क्या करना चाहेगी 25, फिर लगाएगी दिमाग, बोले 25 फिर से करना, फिर एक्सेस 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करना है। तो बोले आगे चलेंगी तो और कम होगा, तो किधर चलेगी पीछे, पीछे चलेगी तो कौन ज्यादा बनेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है PCl5। PCl5 की वैल्यू बढ़ेगी तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स इन रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये फॉरवर्ड चलेगी, फॉरवर्ड जाएगी तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि फॉरवर्ड चलेगा तो कौन ज्यादा PCl3Cl2 ज्यादा बनेंगे ना। मीन्स इस रिएक्शन में क्या बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर चलेगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड चलेगी तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसके एक्टिव मास बढ़ेंगे, PCl3 और Cl2 ज्यादा बनेगा ना, तो केसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो किधर चलेगी बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड चलेगी, एक्सेस टेम्परेचर को रिलीज करने। बैकवर्ड चलेगी तो कौन ज्यादा बनेगा PCl5, तो केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा कम। तो टेम्परेचर कम तो केसी भी कम होगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कुल मिला के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ केसी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नहीं आया समझ में, तो बस शॉर्टकट में इसको लिख लो, अंडरस्टूड हो गया। आ रहा है समझ में, मतलब फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर राइज केसी राइज, टेम्परेचर रिड्यूस केसी वैल्यू रिड्यूस। इसका मतलब फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या वैल्यू ऑफ केसी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? शाबाश।